वंश को समाप्त किया था। अब क्या है, थोड़ी सी राम कहानी देख लो। ये जो चालुक राष्ट्रकूट जो हैं, दरअसल में याद रखना एमपी में बहुत कम इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन सबसे पहली इंफॉर्मेशन ये मिलती है कि चालुक्यों की बहुत सारी शाखाएं हैं, जिसमें से एक शाखा है कन्नौज की। ये वहां से ताल्लुकात रखते हैं। मतलब कहने का है कि राष्ट्रकूट पहले कन्नौज के चालुक्यों के अधीन रहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कि राष्ट्रकूट जो हैं, इनकी दो शाखाएं दरअसल हिंदुस्तान में सरवाइव कर रही होती हैं अपने अपने टाइम पे। पहली शाखा जिसके बारे में हम जो जानते हैं वो है मान्यखेट। और मान्यखेट कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और इसी का सबसे प्रतापी राजा है दंती दुर्ग। जब भी पूछा जाता है हमसे कि भैया जी बताइए जरा राष्ट्रकूट में आप किसे जानते हैं, तो हम सबसे पहला यही वर्ड बोलते हैं, दंती दुर्ग। अब याद रखना दंती दुर्ग जो है वो राष्ट्रकूटों की दूसरी शाखा से संबंधित है, जिसकी राजधानी मान्यखेट थी, मतलब महाराष्ट्र में है। परंतु यदि मैं आपसे पूछूं कि पहली शाखा जो है राष्ट्रकूटों की, जिसके बारे में बहुत कम लोगों को इंफॉर्मेशन है और उसके तार मध्य प्रदेश से जुड़े हैं, बैतूल, बहुत इंपॉर्टेंट। तो बैतूल अमरावती शाखा है, मतलब बैतूल में भी दरअसल में और अमरावती तक का क्षेत्र है राष्ट्रकूट प्रथम का। इसके संस्थापक या इसके राजाओं का यदि हम नाम देखें तो पाते हैं दुर्गराज, गोविंदराज, स्वामीराज और यद्रसुर। इसमें हमारे जो काम का है वो केवल और केवल चौथे नंबर का काम का है, मतलब यद्रसुर। क्यों यद्रसुर? मेरी बात ध्यान से सुनना। राष्ट्रकूटों ने जितने भी अपने होने के प्रमाण दिए हैं, तो किन में प्रमाण देते हैं? या तो सिक्के चलाते हैं, सिक्कों में प्रमाण मिलेगा, या राजकीय पत्रों में प्रमाण मिलेगा, या तो फिर ताम्र पत्र, या तो फिर पाषाण पत्र। तो जो ताम्र पत्र होता है उसमें दरअसल में यद्रसुर के नाम का उल्लेख मिलता है। और इस तरह के ताम्र पत्र हमको मिले हैं, कहाँ से मिले हैं? याद रखना जहां उनकी राजधानी थी, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बैतूल से ही मिलते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है कि यद्रसुर के ताम्रपत्र की जानकारी किस जिले से मिलती है? तो बैतूल जिले से मिलती है। लेकिन यदि स्थल पूछूं कि वहां कौन सा है, तो फिर आपको ये दो स्थल याद रखने पड़ेंगे। एक है मूलतई और दूसरा है तीतरखेड़ी। याद रखना ये चीज, क्लियर है? कई बार तो क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि तीतरखेड़ी के अभिलेख या तीतरखेड़ी के ताम्रपत्र का संबंध किससे है? राष्ट्रकूट से, चालुक्य से, परमार से? तो ये आपसे बनना चाहिए। अब चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। जब भी आप राष्ट्रकूटों के बारे में सुनते हैं या पढ़ते हैं तो आप हमेशा पाते हैं कि इनकी सबसे बड़ी अचीवमेंट, जो पूरे के पूरे हिस्ट्री में सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से एक है, एलोरा का शिव मंदिर या एलोरा का कैलाश मंदिर। एक पूरी विशाल चट्टान थी, जैसे आप याद रखो बाघ गुफा। बाघ गुफा दरअसल में एक पूरी चट्टान को काट काट कर दरअसल में बनाया गया है। और बुद्ध धर्म के पतन के बाद 10वीं शताब्दी के बाद वहां सिंह मतलब बाघ निवास करते थे या बाघ रहा करते थे, क्योंकि वो जंगली एरिया था, इसलिए नाम पड़ गया बाघ गुफा। तो ये चीज हमेशा याद रखना कि बाघ गुफा जो है बिल्कुल उसी, वो एक पत्थर को काट कर बनाई गई है। उसी तरह से ये एलोरा का कैलाश मंदिर जो महाराष्ट्र में है, उसको बनवाया था कृष्ण प्रथम ने। अब ये बात याद रखना, कृष्ण प्रथम जो है वो कौन है भैया जी? राष्ट्रकूट एक शासक है। और इसी ने एक पूरी चट्टान को काटकर एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया था। और एक और क्वेश्चन आता है, एलोरा की जो गुफाएं हैं या जिनको एलिफेंटा की गुफाएं भी कहते हैं, जो महाराष्ट्र में है, वो भी राष्ट्रकूटों ने बनवाई थी। तो ये आपको सबसे ज्यादा हिस्ट्री में पूछा जाता है, आप लोग इसके बारे में पढ़ते भी होंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज यदि हम बात करें कि जब हम दूसरी शाखा की बात करते हैं, तो दूसरी शाखा में बहुत सारे शासक आते हैं, जिसमें से एक शासक का नाम है गोविंद राज। ये आपको याद रखना है। गोविंद राज एक ऐसा शासक है जिसने नागभट्ट को पराजित किया था। और नागभट्ट को पराजित करने के बाद ये ढिढोरा पिटवाया था अपने पूरे साम्राज्य में कि देख लो, ये जो शासक जो कभी किसी से नहीं हारा, उसको मैंने हराया था। और ये दरबार लगाया था उसने उज्जैन में। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोविंद राज ने नागभट्ट को हराकर उसकी विजय की जो गाथा है वो लोगों को या जनता जनार्दन को किस दरबार में सुनाई थी? तो याद रखना उज्जैनी दरबार में सुनाई थी। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन और भी इंपॉर्टेंट है। जो दूसरी शाखा है राष्ट्रकूटों की, उसका एक शासक है ध्रुव। ध्रुव ने दरअसल में दो राजाओं को पराजित किया है। पहला है वत्सराज और दूसरा है धर्मपाल। तो वत्सराज जो है ये मालवा मतलब अपना इंदौर वाला सेगमेंट कहलाता है, और धर्मपाल जो है ये बंगाल का शासक है।
तो दरअसल में राष्ट्रकूट ध्रुव ने मालवा को भी हराया है और बंगाल को भी हराया है। अब कौन कौन से राजा को हराया है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखना। तीसरा जो सेंटेंस है ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है। राष्ट्रकूट, मेरी बात ध्यान से सुनना जो बात बोल रहा हूँ, राष्ट्रकूट दरअसल में एक ऐसा वंश है जो लड़ाई झगड़े पे ज्यादा बिलीव नहीं करता, बल्कि संबंधों को बेहतर बनाकर ये अपनी डील आगे बढ़ाना चाहता था। आप पढ़ेंगे या जब भी मैंने हिस्ट्री पढ़ाई होगी, तो जिन लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी होगी, तो दरअसल में भारत में जब मुसलमानों में सबसे पहले अरब हिंदुस्तान में एंट्री होते हैं, तो कश्मीर का ललिता दत्त क्या करता है, विरोध करता है। प्रतिहार राजा क्या करते हैं, उसको रोकते हैं। परंतु एकमात्र राजा जो उनसे मित्रता का हाथ बढ़ाते हैं और उनको वहीं रोक देते हैं, वो राष्ट्रकूट ही हैं। तो ये बात आप हमेशा याद रखना, राष्ट्रकूट हमेशा सोफिस्टिकेटेड नीति अपनाते हैं। तो यही नीति हमको यहाँ भी देखने को मिलती है। एक शासक है जिसका नाम है इंद्रत्रति। इंद्रत्रति ने कलचुरी राजकुमारी, अब ये कलचुरी राजकुमारी त्रिपुरी वाली है, वहां की राजकुमारी का नाम है वैजंबा, उससे शादी करके और ये अपने साम्राज्य को त्रिपुरी तक ले जाता है। तो ये चीज भी याद रखना, ये इंपॉर्टेंट वर्ड है कि वैजंबा राजकुमारी का संबंध किस वंश से है, तो कलचुरी। ध्यान से समझना इसको। एंड लास्ट में, ये क्वेश्चन तो हर एग्जाम ने पूछा है, आप लोग इसको बिल्कुल याद रखना। एक अरबी यात्री है, मैंने आपको पहले ही बताया था, अरब आते हैं तो ये सोफिस्टिकेटेड नीति अपनाते हैं। अल मसूदी है वो यात्री। तो अल मसूदी यात्री आता है, किसके समय में आता है, इंद्रगाह करके एक शासक है, वो शासन कर रहे होते हैं, पूरा साम्राज्य का भ्रमण करता है, कुछ खास चीजें नहीं देखता है, बस यही देखता है कि ये बड़े प्रगाढ़ संबंधों के जरिए चीजों को आगे बढ़ाते हैं, और इस बात की अभिव्यक्ति मंदसौर अभिलेख से होती है। मतलब आपसे क्वेश्चन सिंपल पूछा जाएगा, अरबी यात्री अल मसूदी किसके समय में भारत आया, तो राष्ट्रकूट में, ये है वो राष्ट्रकूट, इंद्रगाह के समय में भारत आया। मतलब जनरली ये जो क्वेश्चन है ये काफी टफ क्वेश्चन है, थोड़ा सा यदि आप दिमाग लगाएंगे तो आपको ये चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ध्यान रखना, एकदम सिंपल तरीके से मैंने इसको बता दिया। अब चलते हैं अपन आगे। अब हमको पढ़ने हैं, दरअसल में ये जो है ये 14वीं शताब्दी के वंश हैं, लेकिन जानबूझ के मैंने इनको डाल दिया कि भैया इनको आप पढ़ो। याद रखना ये चीज, मध्यकालीन मध्य प्रदेश का इतिहास से शायद ही कोई क्वेश्चन बने। मध्यकाल मतलब गुलाम वंश से लेके लोधी वंश और फिर उसके बाद में मुगल वंश, शायद कोई क्वेश्चन बने। लेकिन याद रखना, अभी तक जो आप पढ़ोगे सल्तनत काल के पहले जो भी पढ़ोगे, जैसे मैंने ये शामिल जो कर दिए हैं, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो एक बार जरा आप देख लो, तोमर वंश, गोहिल वंश और कच्छप घात वंश। इसमें आप गोहिल और कच्छप घात को यदि छोड़ भी दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, तोमर को मत छोड़ना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो चलिए शुरू करते हैं, जल्दी से आपको इसके बारे में भी बताना। दरअसल में तोमर एक ऐसा वंश है जिसका उदय हुआ 14वीं शताब्दी में। एक राजा है जिसका नाम है वीर देव तोमर, इसने ग्वालियर को अपनी राजधानी बनाया था। तो पहला क्वेश्चन यही है कि तोमर वंश की राजधानी कहाँ है, आंसर है ग्वालियर। संस्थापक कौन है, वीर सिंह तोमर। अब आता दूसरा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप यदि क्वेश्चन लगाएंगे तो तोमर वंश के आपको लगभग 20 क्वेश्चन मिलेंगे, याद रखना ये चीज। तो जो ये शासक है जिसका नाम क्या है भैया जी, नाम है दूसरा शासक सूरज सेन। इसने इस ग्वालियर में ही इसको ग्वालियर को बेहतर तरीके से रखने के लिए इसके चारों तरफ, जैसे मान लो ग्वालियर है तो ग्वालियर के चारों तरफ दरअसल में क्या करता है, ये ग्वालियर का किला बनवाता है, और इसी को कहते हैं किलों का जिब्राल्टर। मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है ये कि किलों का जिब्राल्टर किस किले को कहते हैं। और दरअसल में जो ग्वालियर है इसी को वॉरेन हेस्टिंग्स, बताने की जरूरत नहीं होगी शायद मेरे को कि वॉरेन हेस्टिंग्स क्या है। तो वॉरेन हेस्टिंग्स ने ग्वालियर को ही कहा था हिंदुस्तान की कुंजी। मतलब यदि आप ग्वालियर जीत लिए तो समझो हिंदुस्तान को जीत लिए, इतना धन संपदा वैभव था मध्य भारत में ग्वालियर के पास में। तो याद रखना, यदि मैं आपसे पूछूं कि किलों का जिब्राल्टर किसे कहते तो ग्वालियर का किला, लेकिन यदि मैं पूछूं हिंदुस्तान की कुंजी और ये वॉरेन हेस्टिंग्स को लगता है ऐसा, ये आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। अब आता है तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन,
राजा मान सिंह तोमर, इसके बारे में तो आपने सुना होगा। दरअसल में ग्वालियर के लोग जो हैं या ग्वालियर से जुड़े जो आसपास के लोग होंगे उन्होंने ये वर्ड जरूर सुना होगा, मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय। यहाँ संगीत की शिक्षा दी जाती है। दरअसल में ये तीसरे तोमर राजा के नाम पर ही पड़ा। राजा मान सिंह तोमर विश्वविद्यालय, यहाँ संगीत सिखाया जाता है 2008 से। तो ये चीज आप ध्यान रखना। परंतु अब आर्ट्स और साइंस कॉलेज में भी सब्जेक्ट के रूप में ये आ चुका है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो राजा मान सिंह हैं उनके बारे में सबसे खासियत क्या है? संगीत के सबसे बड़े लवर, और संगीत में भी ये ध्रुपद संगीत। जनरली आप सुनते होंगे कि संगीत में जो ध्रुपद होता है वो अक्सर करके चेतना को जागृत करने के लिए सुनाया जाता है। तो उसी ध्रुपद संगीत को ये काफी सुना करते थे, और जो भी व्यक्ति ध्रुपद गायकी करता था इसको ये सीधे सीधे अपने दरबार में बुलाकर काफी सारे रुपए पैसे उसे दिया करते थे। तो इसी संगीत की इस विरासत को इन्होंने बचा कर रखा, इसलिए इनके सम्मान में ये चीज बन गई। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, ये मानसिंह तोमर कोई ऐसा वैसा राजा नहीं है, तोमर वंश का सबसे प्रतापी, सबसे शक्तिशाली, सबसे बलिष्ठ राजा है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने कम से कम 5 से 6 बार देखा, रिपीट हुआ, वो है ये लाइन, ग्वालियर किसने राजधानी बनाई है? अच्छे से देख लो। या ग्वालियर का संस्थापक कौन है? वीर सिंह तोमर। ग्वालियर का किला किसने बनाया है? तो वो सूरज सेन है, वो एक अलग व्यक्ति है। लेकिन यदि मैं आपसे पूछूं कि ग्वालियर के किले के अंदर ही सास बहू का मंदिर, गुजरी महल, मान मंदिर और ग्वालियर महल किसने बनाया, तो आप फंस जाओगे। ग्वालियर का किला सूरज सेन ने बनाया, याद रखना, किला। लेकिन यदि मैं बोलूं कि उसी किले के अंदर या उसी किले में सास बहू का मंदिर, गुजरी महल, मान मंदिर और ग्वालियर महल, ये सब रेलवे ग्रुप डी एसआई में पूछ लिए गए क्वेश्चन है। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने भी सुना होगा सास बहू का मंदिर तो पीएससी में भी पूछा गया था। तो ध्यान रखना जरा, ये चीज किसने बनवाया था? ये मान सिंह तोमर ने बनाया था। अब मान सिंह तोमर जो है, इनका जिक्र आता है लोधी शासकों के साथ, मतलब 14वीं शताब्दी, मैंने आपको बताया था ये चीज। तो बहलोल लोधी जो है, ये लोधी वंश के संस्थापक हैं। इसने आगरा शहर बसाया था राजपूतों से बचने के लिए, और आगरा को राजधानी बनाया था। ये सिकंदर लोधी है। और इब्राहिम लोधी वो व्यक्ति है जो बाबर से हार जाता है, और भारत में लोधी वंश समाप्त हो जाएगा और मुगल वंश आ जाएगा। तो दरअसल में जब लोधी वंश चल रहा है भारत में, उसी से दरअसल में मानसिंह तोमर ने भी युद्ध किया है। तो ये बात आप याद रखना। ये पूरे बिल्कुल जितने वर्ड बोले ये सब क्वेश्चन मैंने आपको बताए, इसमें कोई भी एक्स्ट्रा भी चीज नहीं ऐड की। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विक्रमजीत तोमर जो है, ये दरअसल में मानसिंह तोमर का बेटा है। सन 1517 में, याद रखना, सन 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होगा। तो उससे ठीक पहले 1517 जो है, उस डेट में इब्राहिम लोदी का बेटा, माफी चाहता, सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी शासन कर रहा है। तो वो दरअसल में युद्ध करता है, किससे युद्ध करता है? विक्रमजीत तोमर से। तो विक्रमजीत तोमर से युद्ध करता है और इब्राहिम लोदी को हरा देता है। तो ये भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इब्राहिम लोदी को 1517 में किस तोमर शासक ने हराया? तो आंसर है विक्रमजीत तोमर। मतलब सबसे ज्यादा ध्यान आपको इस पेज में यही देना। ध्यान रखना, मैंने आपको बता दिया ग्वालियर किसने बनाया, उसका किला किसने बनाया, फिर उसके बाद उस दुर्ग में इतने सारे मंदिर, इतनी सारी स्थापत्य कृतियां किसने बनाया, तो ये याद रखना थोड़ा। अब इसके बाद यदि मैं गोहिल वंश की बात करूं, तो गोहिल वंश का वर्णन ज्यादातर हमको मिलता नहीं है, और मध्य प्रदेश के संदर्भ में मात्र एक ही लाइन मिलती है, और वो लाइन है जीर्ण या मंदसौर अभिलेख। तो जीर्ण या मंदसौर अभिलेख जो विग्रहपाल ने बनवाया था, ये चीज आप ध्यान रखेंगे। मतलब एक क्वेश्चन आता है कि विग्रहपाल जो है, विग्रहपाल जो है वो शासक जो है, वो मंदसौर या जीर्ण अभिलेख से संबंधित है। अब इसके बाद आता है कच्छप घाट। ये क्वेश्चन मात्र एक बार पूछा गया है, और वो भी इस क्वेश्चन को पूछा था दरअसल में जो एसआई का एग्जाम है वो, कि कच्छप घाट वंश जो है उसका संबंध किससे है। तो एक बार ऑप्शन में उसने ग्वालियर दिया था, और अगर ग्वालियर नहीं दिया था तो फिर शिवपुरी दिया था। मतलब यहाँ से इनके सिक्के, यहाँ से इनके बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। तो ये चीज आप याद रखना। बस ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट तोमर है। अच्छे से इसको कवर करना, ठीक है।
अब आते हैं मध्यकाल इतिहास में या मध्यकालीन इतिहास में, देखते हैं मध्य प्रदेश की क्या स्थिति थी। अब मैं आपसे फिर बता दूं, इसके पहले मैंने जितना भी आपको पढ़ाया है वो कंठस्थ होना चाहिए, क्योंकि यदि इसके बाद वाली चीज आपसे नहीं भी बनती या ऊपर नीचे भी हो जाती है तो कोई खास नहीं, क्योंकि यहाँ से ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते। मतलब मैंने बताया कि 350 क्वेश्चन यदि इस चैप्टर में है, तो मध्यकालीन इतिहास से मात्र 10 से 15 क्वेश्चन, बस और कुछ भी नहीं। तो आप समझ सकते हो कि कुछ खास नहीं है, लेकिन चूंकि चैप्टर मुझे कराना है, वो 15 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं अच्छे तरीके से इसको बता दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं, मध्यकालीन इतिहास दो पार्ट में बटा है, एक तो सल्तनत काल और दूसरा मुगल काल। तो सबसे पहले मैं लेके चल रहा हूँ सल्तनत काल। तो सल्तनत काल जो है ये कितने पार्ट में डिवाइड है बेटा जी? तो सल्तनत काल डिवाइड है कितने पार्ट में, आप अच्छे से देख लो, 5 पार्ट में। सबसे पहला है गुलाम वंश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू किया था। फिर उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी ने शुरू किया था खिलजी वंश, गयासुद्दीन तुगलक, फिर सैयद वंश एंड देन बहलोल लोदी। तो ये सब आपने पढ़े होंगे। सबसे कम समय तक शासन किया था खिलजी वंश ने, और सबसे ज्यादा समय तक शासन किया था तुगलक वंश ने। तो अब जरा हम देखते हैं कि ये वंश जब थे दिल्ली में, तो एमपी में क्या इनके कारण चेंजेस आए हैं? कुछ भी खास चेंज नहीं आया है, मैंने आपको पहले ही बता दिया। इसलिए मैं काफी शॉर्ट में इनको समेट दिया, ताकि आप ये चीज एक बार बस देखें और आपको याद हो जाए। तो सबसे पहला दिल्ली सल्तनत का पहला वंश है गुलाम वंश। गुलाम वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं, स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न गुलाम संतान। यदि मैं आपसे पूछूं कि गुलाम वंश का संस्थापक किसे कहते हैं, तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन है भैया कुतुबुद्दीन ऐबक? मोहम्मद गौरी का एक विश्वास पात्र गुलाम है। मैंने अगर आपको हिस्ट्री पढ़ाई है तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हुआ क्या है इसके समय पे, ध्यान से सुनना। 1197 में कुतुबुद्दीन ऐबक मालवा पर कोशिश करता है, और मालवा में स्पेशली उज्जैन पर आक्रमण करता है, लेकिन उज्जैन को जीत नहीं पाता है, लूटपाट करके चला जाता है। लेकिन याद रखना, मंदिर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। उज्जैन पर अटैक किया, लूटपाट किया, देन चला गया। लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मध्य प्रदेश में या मालवा पर पहला आक्रमण कब हुआ था? तो याद रखना, ये भी पूछता है और ये भी पूछता है। तो इस तरह से क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब बढ़ते हैं अपन आगे। जो दूसरी लाइन लिखी है, यही क्वेश्चन है। क्या है भैया जी? मैंने आपको अगर हिस्ट्री पढ़ाई थी तो बताया था, सन 1202 वो टाइम है जब बुंदेलखंड का शासक है परमादिर देव, और परमादिर देव को बड़े आराम से कुतुबुद्दीन ऐबक हरा देगा, और हरा कर कलिंजर, महोबा और खजुराहो पर अधिकार कर लेगा। मतलब सन 1202 में बुंदेलखंड का चंदेल शासक